हेलो बच्चों, मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 10th की वीडियो पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, सेकंड पार्ट अब हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसको। ठीक है, अब यहाँ से हम सेकेंड पार्ट कैरी करेंगे उसके आगे का। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो हमारा अभी ये थर्ड चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल एंड नॉन मेटल बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें पढ़ा दी है। ठीक है, उसके आगे का हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। अगला टॉपिक आता है इसमें हमारा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो इसका जनरली फॉर्म क्या है कि अगर कोई भी मेटल होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो मेन फॉर्म है आपका ये मेटल प्लस वाटर कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। ठीक है, इसका रिएक्शन देखो क्या होता है। जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। इसके साथ साथ इसमें हीट भी बाहर निकलेगा। ठीक है, दूसरा एक और केस आता है, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस हाइड्रोजन गैस आई। अब इसमें मैंने हीट नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो हीट का मतलब क्या है कि पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। जैसे इनमें हम पानी डालते हैं तो फटाक से आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें इतना एनर्जी मिल जाती है कि वो क्या होता है, वर्गसली जल जाता है, मतलब बहुत तेज जल जाता है। लेकिन कैल्शियम का केस जो हम घर में पुताई के लिए चूना लाते हैं, है ना, अगर वो चूने में हम पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है, बहुत तेज गर्म हो जाता है, लेकिन उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो क्या करे, आग लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये भी गर्म तो होगा लेकिन इसमें इतनी हीट नहीं निकलेगी कि आग लग जाए। और इस पोटेशियम या सोडियम वाला केस होता है तो उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। इसलिए हम सोडियम पोटेशियम को वाटर से दूर रखते हैं और कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे देखो मैग्नीशियम, अब भाई यहाँ देखो पोटेशियम ने आग लगा दिया, है ना, पोटेशियम में पानी डाला आग लग गई, कैल्शियम में डाला नहीं लगी। तो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी सारे मेटल वाटर के साथ सेम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ अलग अलग दे रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे नोट्स में मैंने डाल के बताया। जैसे एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ तो कोई रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा मैग्नीशियम है। अगला देखो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीनों ऐसे हैं स्पेशल जो ना तो हॉट वाटर से करते हैं ना तो कोल्ड वाटर से। ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से, भाप से, जो वाटर की भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, उससे रिएक्ट करते हैं। तो सोचो ये भी कितने कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तीसरा आता है हमारा ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देखा है कभी सोने में क्या पानी से कोई रिएक्शन होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सब ऐसे मेटल हैं जो पानी के किसी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते, ना तो हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम, किसी से भी ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक हमारा दूसरा वाला, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो एसिड के साथ की रिएक्शन हमने पीछे पढ़ ली है, बहुत सारे पिछले चैप्टरों में भी पढ़ ली है, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है। सिंपल सा फॉर्म है कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अप्लाइड एट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी मेटल हो अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो उसमें पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर आती है ना। तो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंसी इंडिकेट करता है। लेकिन अब इसमें भी वही केस कि ऑल मेटल नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर। अब जरूरी नहीं कि सारे मेटल ही उसके साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ सारे मेटल रिएक्ट करें, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, कौन रिएक्ट करेंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वही हमेशा रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्टिव कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव, ये कैसे पता चलेगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिएक्टिविटी, तो उस रिएक्टिविटी में मैं आपको वो अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है जिंक से, जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो
तो ये रिएक्टिविटी के बारे में अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्वारेजिया। अभी हमने पढ़ा है कि ये जो कॉपर और सिल्वर वगैरह ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो कभी सोचा है कि जो सोना होता है, सोने की सफाई कैसे होती है? कहते हैं ना, सोने पे गंदगी चढ़ गई, इसको जाओ सुनार के यहाँ सफाई करवा लो। तो सोने की सफाई किससे होती है? तो सोने की सफाई ही जो है वो होती है हमारी एक्वारेजिया से, ठीक है। इसे हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ये होता क्या है, इसमें कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में मिक्सचर होता है। मतलब 3 पार्ट उसका कंसंट्रेट HCl होता है, कंसंट्रेट HCl बहुत हार्ड होता है, और 1 रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, उसी मिक्सचर में हम क्या करते हैं, गोल्ड को डाल देते हैं। तो जब गोल्ड को डाल देते हैं तो वो उसको साफ नहीं करता, ये क्या करता है कि उसके ऊपरी लेयर को गला देता है। तभी आपने कभी सुना है कि सुनार के यहाँ से लेके गए हम, अगर हमारा 10 ग्राम का सोना है, सफाई करवाने के बाद 8 ग्राम का हो गया, कहते हैं ना ऊपर का साफ कर दिया। तो साफ उसने नहीं किया, वो एक्वारेजिया की क्वालिटी है कि एक्वारेजिया में जब उसको डालते हैं तो वो क्या कर देता है, ऊपरी लेयर को पूरे उसके गला देता है, मतलब हटा देता है। तो जब ऊपर का लेयर हट गया तो यानी वो साफ हो गया। अब नीचे का लेयर तो गोल्ड की तरह रहेगा, तो वो नीचे का लेयर साफ हो गया और बाकी वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है कि सोने को हम सोने की सफाई किससे करते हैं, या व्हाट इज एक्वारेजिया, व्हाट इज रॉयल वाटर, बहुत सारे नाम से हैं। और इनमें रेशियो क्या इसका होता है, हाइड्रोजन और HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा देखिए, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, कि जो मेटल है वो दूसरे मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ सिंपल सा है कि मेटल A प्लस सोल्यूशन ऑफ मेटल B अप्लाइड एट सोल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, ये आपको पहले चैप्टर में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि सारे जो मेटल है वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, कुछ करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। एसिड के साथ सब एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते, कुछ अलग तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी सारे मेटल जो है, जो मेटल A है वो सॉल्ट ऑफ मेटल B के सबके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अभी जो पीछे पढ़ाया था मैंने रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को ही अलग कर सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है, इट विल हैपन ओनली व्हेन मेटल A इज मोर रिएक्टिव मेटल B। इस रिएक्शन में तभी ये पॉसिबल होगा जब ये मेटल A जो है वो मेटल B से मोर रिएक्टिव होगा, तो ठीक है। अगला देखो लिखा, इट कैन बी अंडरस्टैंड इजिली बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर 1 में जो आपको पढ़ाया था उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा, बार बार हम रिएक्टिव कह रहे हैं, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, तो आखिर मोर रिएक्टिव कौन से और लेस रिएक्टिव कौन से है, तो उनके लिए आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो जो ऊपर के एलिमेंट्स है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है। सोडियम पोटेशियम एक्चुअली दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि दोनों वाटर में थोड़ा सा भी वाटर ड्रॉप डाल दो तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आता है कैल्शियम, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था, है ना, कि ये भी रिएक्टिव होता है, गर्म होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उससे कम होता है मैग्नीशियम, फिर उससे कम होता है एल्युमिनियम। ये सारे हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो अब हम लेस रिएक्टिव देखेंगे तो देखो जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, ये हमारे सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, यानी रिएक्ट करते बहुत स्लो करते हैं। तीसरा आता है लीस्ट रिएक्टिव, जो बिल्कुल एकदम ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, वो कौन है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड का अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको कैसे हम एक्वारेजिया के साथ ही बस करा सकते हैं, बाकी सारे क्या है, रिएक्ट नहीं करते जनरली किसी चीज़ से, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट का पूछ लेता है कि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्ट करेगा या सिल्वर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो देखो कौन है ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, एल्युमिनियम ऊपर है, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, सिल्वर से, ठीक है। या सोडियम और मैग्नीशियम में पूछ लेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम होगा। कैल्शियम एल्युमिनियम में पूछ लेगा तो कैल्शियम होगा। यानी जो ऊपर है मोर रिएक्टिव जो है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उनकी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट,
कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। अब ये इसको कंफ्यूजन मत करिएगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि क्या होता है जब हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं, तो वहां क्या बनता था, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता था, है ना। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ पूछ रहा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखो हमें पहले पता होना चाहिए ये मेटल, नॉन मेटल, और एक आता है हमारा इनर्ट गैस या तो नोबल गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस के बारे में क्लास 9th में हमने पढ़ा था। कौन सी गैसें होती है, ऐसी गैस जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, सारे एलिमेंट्स जो हैं, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो कोई भी हो, सब के सब क्या चाहते हैं, आलस करना। आलस करना मतलब अपने आउटर मोस्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं, कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो सारे क्या होते हैं, रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। फिर वो एकदम शांति से बैठ के एक किनारे हो जाएंगे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, उसी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको नंबर पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ऐसे वो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। जैसे ही उनको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो तुरंत ही क्या बन जाते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस बन जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन तब आ सकता है या तो ये किसी से ले ले या किसी को दे दे, है ना। तो अब ये लेने और देने का केस कब होगा, कि भाई अगर किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो क्या करेगा, वो किसी से साथ लेना ज़्यादा प्रीफर करेगा या अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करेगा, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी उसका 8 हो गया कंप्लीट। दूसरा केस आता है, मान लो किसी के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपना 6 किसी को देगा या किसी से 2 ले लेगा। तो उसके लिए क्या बेटर पड़ेगा, किसी से 2 लेना बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, कभी देने का कंडीशन आता है, कभी लेने का कंडीशन आता है। तो ये गिव एंड टेक करके अपना आउटर मोस्ट सेल को फिल कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्टेट लॉ हमारा बताता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होगा वैसे ही वो हमारा क्या होगा, इनर्ट गैस बन जाएगा। ये ऑक्टेट लॉ आपको क्लास 9th में पढ़ा था हमने। ठीक है, बोर का नियम, बहुत सारे लॉ पढ़े थे, वहां देख लीजिएगा। मैंने यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे मेटल में सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,8,1। ये पढ़ा था, KLMN सेल में बांटते हैं हम 2n² के फॉर्म में। ये सारी चीजें क्लास 9th की है, वहां से देखिएगा आप। ठीक है, तो मेटल जैसे सोडियम ले लिया, इसका हमारा एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नॉन मेटल में क्लोरीन ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और एक नोबल गैस है, देखो 288, तो इसके तो भाई आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या ये रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो भैया खा पी के आराम से 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, फुल है। फिर आता है नॉन मेटल। अब इसमें क्या जरूरत है कि अपना 7 दे दे या किसी से 1 ले ले, बताओ। तो इसके लिए 7 देने से बेटर है कि किसी से 1 उधार ले ले, कि भाई 1 दे दो, हमारा 8 हो जाएगा, है ना। और इसके लिए क्या बेटर है, सोडियम के लिए देखो, इसके पास 1 है और 1 के पहले वाले में 8, जैसे ये देगा तो इसके पहले वाले में 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा काम खत्म। ये एक 7 है, 1 लेगा, 8 हो गया, काम खत्म, तुरंत नेट बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो देने की कंडीशन आ रही है, यहाँ पे हम लेने की कंडीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये सोडियम और क्लोरीन, अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की चाहिए और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्लोरीन किसके पास जाएगा, सोडियम पास ही जाएगा ना, कि भाई तुम्हें 1 देना है और मुझे 1 की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, है ना। तो इस तरीके से आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो देखो यहीं पे मैंने एक दिखाया है। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं कि सोडियम के बाहर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है, 7 है। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ देखो दे दिया। तो जो देने वाला होता है, अब हमेशा सोचो आप किसी से पैसे उधार लेते हो, ठीक है, तो आप बड़े बनते हो या देने वाला बड़ा बनता है ना। तो देने वाला जो आपको देगा वो हमेशा प्लस में रहता है, और आपने उससे उधार लिया है तो आप हमेशा माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है, सोडियम ने अपना दिया है तो सोडियम किस में आ गया, प्लस में आ गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए 1 आया, 2 लिया होता -2 आता, 2 माइनस आता, सोडियम ने 2 दिया होता 2 प्लस आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर है ये हम यहाँ पे बनाए। क्लास 9th में ये चीज़ भी आपका है, पूरा डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का दिखा दिया है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गिव एंड टेक रिएक्शन। अभी देखो इसने दिया और उसने लिया,
तो लेने देने का काम हो गया, तो गिव एंड टेक रिएक्शन बन गया। और अब ये रिएक्शन हुआ है तो कैसे हुआ, इसमें आयंस का ट्रांसफर हुआ है ना। अब ये आयन गया इसके पास, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जब दो कंपाउंड आपस में ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब साझा करके बनते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो आयनिक कंपाउंड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अभी हमने आयनिक कंपाउंड पीछे पढ़ लिया था, ठीक है, कैसे बना था आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, इसकी फिजिकल नेचर है। चार प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है हमारा फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है, ये जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए आपस में क्या करते हैं, ये सॉलिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में बने होते हैं। लेकिन अब इनका टेस्ट कैसा होता है, जनरली ये बिटर होते हैं, कड़वे स्वाद के होते हैं। ठीक है, और इनको आसानी से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब सोचो इसका एग्जाम्पल सोचो डेली लाइफ में, नमक, सिंपल से एग्जाम्पल ले लो। नमक क्या है तो हमारा वही NaCl अभी हमने पीछे बनाया था, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या है, नमक ही तो है। अब जो घर में हम नमक यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में जनरली। क्यों है, क्योंकि उनके बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है। अब नमक का ढोका अगर कहीं जम जाता है, उसको हल्का सा हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टूट नहीं जाता, टूट जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। और उनका टेस्ट भी कैसा होता है, मीठा तो होता नहीं, कड़वा होता है। ठीक है, तो नमक जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उसका स्वाद भी बेटर होता है और ये आसानी से, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर, तो वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट इसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, एक निश्चित मात्रा में, कंसिडरेबल अमाउंट में एक एनर्जी की फिक्स ज़रूरत है। ठीक है, तो उतनी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होंगे, आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो उतनी एनर्जी इनको तोड़ने के लिए, मतलब मेल्ट करने के लिए या तो इनको बॉयल करने के लिए ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारा आयनिक कंपाउंड है NaCl, LiCl, CaO और MgCl2। इनको हमें, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो आपको केल्विन में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, केल्विन में। ठीक है, तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1074 केल्विन है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 1686 है, 1686 है। ठीक है, ऐसे ये चारों का दिया है, आप देख लीजिएगा इसको, ये केल्विन में दिया है, आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा आता है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी जनरली है, नमक देखो, नमक को पानी में मिलाओ तो पानी में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी इनका क्या कहता है कि सोल्यूबल, ये जनरली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर में आसानी से सोल्यूबल होते हैं, बट केरोसिन और पेट्रोल इन सब में सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा इसका, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो केस आता है, कंडक्शन कब होगा और कब कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी आपने नमक लिया, नमक को पानी में घोल दो, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रोविटी है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मल वाटर में अगर पानी करंट हम फैलाते हैं तो फैलता ही है, बट अगर उसी में हमने नमक डाल दिया तो वो और ही ज़्यादा हमारा गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों होता है, और अगर हम ड्राई नमक ले लें, सूखा नमक ले लें, ड्राई NaCl ले लें, उसमें करंट फ्लो करो, क्या उसमें करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होता। ठीक है, तो क्या रीज़न है कि जब उसको हमने वाटर में मिक्स किया तो वाटर में वो सोल्यूबल हो गया, उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, बट ड्राई फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय आयंस, बट when ionic compound is in a molten state then it conduct electricity. क्यों, because electrostatic force of attraction between the opposite charge ions। तो जब हम पानी में मिला देते हैं तो उनके, पानी और जो NaCl है या जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही स्पीड से कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पढ़ाया है, उसमें सिंपल सा एग्जांपल था, जो रगड़ देते हैं हम ऐसे स्केल लिया, स्केल का ऐसे रगड़ा और एक कागज को चिपका रहे हैं, है ना, तो वो अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन आ रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो वही चीज़ अप्लाई होता है हमारा इसमें, जब हम पानी में मिलाते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज उनका लग जाता है, जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, और जब ये दूसरी केस, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, क्यों नहीं कंडक्ट करता? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। पहले ही पढ़ा था हमने, ये सॉलिड है, सॉलिड में मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता इन सॉलिड, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजिड है, मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, तो आयन फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब आयन फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा। आयन ही है जो करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आयंस का होता है। जब आयन ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे तो कंडक्ट कहाँ से करेंगे? क्यों नहीं ट्रेवल कर पा रहे? क्योंकि स्पेस ही नहीं है कंडक्ट ट्रेवल करने के लिए। तो जैसे ही हमने पानी में मिक्स किया, जब हमने चैप्टर 1 में आपको सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया था, तो उनमें तीनों का बताया था कि सॉलिड में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना। तो उसी पे ये चीज़ डिपेंड है। तो ये समझ में आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्वेश्चन आता है कि जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है, बट ड्राई सॉल्ट को जब हम कंडक्ट कराते हैं तो नहीं कंडक्ट करता। क्यों नहीं करता? तो ये रीजन आप वहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पार्ट आपका इधर खत्म हुआ। सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे का जो है अकरेंस ऑफ मेटल्स, वो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। जल्दी उसकी वीडियो आएगी, आप इसको देख लीजिए हर एक पार्ट को, जहाँ पे सबको पॉज कर करके आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो जिससे कि हम इसके आगे का पार्ट जल्द से जल्द ला सकें। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।